इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस की वो गलतियां जो आपको नहीं करनी हैं ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे ब्रह्मास्त्र तरीके बताने वाला हूं जिनको अगर आपने ध्यान में रखते हुए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका टर्म इंश्योरेंस का क्लेम भले ही छोटा या फिर भले ही करोड़ों का अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। अब मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं 10 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है अपना डेट ऑफ बर्थ। कई बार हम क्या करते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराते रहते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, लेकिन अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम पे जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपके KYC डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है, 100% कोशिश करें फ्यूचर में कभी भी उसको चेंजेस ना कराएं आप। क्योंकि एक बार अगर आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया और वो अगर आपके पॉलिसी से मिसमैच हो गया तो इस बात का 100% गारंटी है कि आपका क्लेम कंपनी KYC मिसमैच को रीज़न बनाते हुए रिजेक्ट कर सकती है। मेडिकल स्टेटस आपको ये बताना होता है कि आप स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं तो किस लेवल का स्मोक आप करते हैं। आप चेन स्मोकर तो नहीं हैं या वंस इन अ ब्लू मून वाले स्मोकर हैं आप, या फिर करते ही नहीं हैं। आपको ऑनेस्टली बताना है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो वो आपको बताना है। अगर आप कोई ड्रग्स लेते हैं तो आपको बताना है। आपको ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड से रिलेटेड चीज़ें भी ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है। अब ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्काई डाइविंग करने में इंटरेस्टेड हैं, आप स्काई डाइविंग करने जाते हैं, आप वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, आप माउंटेनियरिंग करते हैं, आप बेसबॉल, पंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग, रैपलिंग, इस टाइप के एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं, या फिर आप रेसलिंग करते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा डेंजरस एक्टिविटी वाला स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं जिसमें आपकी जान को खतरा बना रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पॉलिसी लेने से पहले आपको डिस्क्लोज़ करनी होती है कि मेरा ऑक्यूपेशन इस टाइप का है, इस ऑक्यूपेशन में किस टाइप के रिस्क इन्वॉल्व हैं वो आपको कंपनी को पहले ही डिस्क्लोज़ करना होता है। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, मान लीजिए आपको ख़ास करके फैमिली मेडिकल हिस्ट्री भी आपको बतानी होती है। मान लो आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, आप अस्थमा के पेशेंट हैं, कैंसर का कोई सिम्टम्स आपको है, या फिर TB, ट्यूबरक्लोसिस है, एड्स है, या कोई भी मेडिकल स्टेट अगर आपकी है वो आपको डिस्क्लोज़ करनी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कई बार तो आपको पता भी नहीं होता कि आपकी मेडिकल स्टेट है क्या। उसके लिए आपको फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि पॉलिसी लेते वक्त आपका बॉडी का स्टेट क्या था, कौन सी चीज़ आपके शरीर में थी, कौन सी चीज़ आपके शरीर में नहीं थी, ये प्रूफ करने के लिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। आपकी फैमिली में किसी की डेथ हार्ट अटैक से तो नहीं हुई है, कैंसर से तो नहीं हुई है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं था, किसी को एड्स तो नहीं था, किसी को डायरिया तो नहीं था, किसी को डायबिटीज़, शुगर, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जो खतरनाक बीमारी हो सकती है, जो वंशानुगत हो सकती है, जो आपके अंदर भी आ सकती है। आपको अपने फैमिली मेम्बर के, इवन अगर किसी की डेथ हो चुकी हो तो उसकी डेथ का रीज़न, वैलिड रीज़न आपको बताना होता है। क्योंकि कंपनी जब आपका क्लेम देने वाली होगी, क्लेम देने से पहले अपनी ऑडिटिंग टीम को आपके घर परिवार के लोगों से, अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास भी भेजेगी, ये जानने के लिए कि कहीं इसके परिवार में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं था जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है, कोई जेनेटिकल ऐसा कोई डिसऑर्डर तो नहीं था जिसकी वजह से, वंशानुगत बीमारी की वजह से इसकी डेथ हुई है। तो आस पड़ोस के लोगों से भी जान पहचान लगा करके उनसे बातचीत की जाएगी, उनके स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। और वहाँ पर अगर कोई भी बात ऐसे निकल के आती है कि आपने वो चीज़ छुपाई थी तो आपका क्लेम रिजेक्ट करने के लिए कंपनी के पास एक छोटा सा रीज़न भी काफ़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्पाउस के लिए पॉलिसी ले रहे हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, और भले ही उनका पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना है, किसी भी 9 मंथ के फेज़ में आप पॉलिसी ले रहे हैं। हालांकि पॉलिसी का रूल ये होता है कि विदिन 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, या आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, या बिफोर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस फॉर प्रेग्नेंट लेडी। बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर वी हैव सीन सम केसेस कि ये मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन छुपा दी जाती है पॉलिसी लेने के लालच में। और इसकी वजह से, अगर प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स की वजह से, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है
और क्लेम किया जाता है तो कंपनी को पूरा राइट होता है कि उस क्लेम को वो रिजेक्ट कर दे। तो इसलिए अगर कोई भी प्रेगनेंसी का कोई केस है आपका तो आपको वो पहले ही बता देना चाहिए, और अगर ऐसा कोई केस है तो 6 महीने रुक करके आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा है, भले वो एंडोमेंट हो, वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो लाइफ इंश्योरेंस हो, वो टर्म इंश्योरेंस हो, यू मस्ट हैव टू डिस्क्लोज ऑल द पॉलिसीज, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवरेज वाइल बाइंग टर्म इंश्योरेंस। ये मेन रोल प्ले इसलिए करता है क्योंकि आपकी इनकम का एक X% ऑफ अमाउंट या फिर एक 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस अलाउ करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर अर्निंग कैपेसिटी। और अगर ऑलरेडी आपने उससे ज़्यादा लिमिट का टर्म इंश्योरेंस किसी और कंपनी से ले लिया है या कोई एंडोमेंट पॉलिसी ले ली है ह्यूज लाइफ कवरेज की, तो वो डिपेंड करता है, और उस लिमिट को अगर आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके तो वो टर्म इंश्योरेंस आपका वहीं पर कंपनी को रिजेक्ट करना होता है क्योंकि आप सफिशिएंट कवरेज ले चुके होते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा कंपनी को ये बताना होता है कि आपकी कितनी पॉलिसी चल रही है, भले वो लैप्स हो गई हो या फिर वो आपकी इनफोर्स चल रही हो। यू मस्ट हैव टू बी extreme level of honest while providing your existing insurance policies while buying term insurance as well. आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है वीडियो मेडिकल टेस्ट। अब घर बैठे कोई आपको वीडियो कॉल करेगा, वो आपसे 10 सवाल पूछेगी और आप हाँ येस नो में जवाब देंगे और आपका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलत प्रैक्टिस है। तो कभी भी अगर आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो आप अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को, अपने एडवाइज़र को घर पे बुलाएं, उससे पूछें कि मुझे ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर्स के एड्रेस दें या फिर वहाँ पर विज़िट कराएं, ताकि आप फुल बॉडी चेकअप कराएं, फिजिकली जा कर के कराएं, ताकि ये प्रूफ हो सके कि पॉलिसी लेते वक्त आपको क्या चीज़ थी, क्या नहीं थी, आपका मेडिकल स्टेट था क्या, ताकि कल को अगर कोई चीज़ क्लेम में आती है तो आप ये प्रूफ कर पाएँ कि पॉलिसी लेते वक्त ये चीज़ नहीं थी, पॉलिसी लेने के बाद ये हुई है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपको अपना बॉडी चेकअप हर 6 महीने में कराना है, उसकी आपको फाइल मेंटेन करनी है, और जिससे ये बात प्रूफ हो सके कि हर 6 महीने में बॉडी का क्या स्टेट था, आपकी मेडिकल स्टेटमेंट क्या थी, ताकि कल को अगर कोई क्लेम आता है तो आप कंपनी को ये बता पाएँ कि ये चीज़ जो आप बता रहे ये चीज़ हुई है, ये पॉलिसी लेने के इतने टाइम के बाद हुई है। तो इसलिए आपको रेगुलर 6 महीने के अंतराल में अपना बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंटेशंस अपने पास रखने चाहिए। आज के डेट में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट कंपनीज में अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। पता है वो इसलिए पड़ा हुआ है, कई बार लोग पॉलिसी लेते वक्त कई बार सरप्राइज सा देना चाहता है अपने फैमिली मेम्बर्स को, और इस चक्कर में वो बताना ही भूल जाते हैं। कई बार जब बताते हैं तो ये बताना भूल जाते हैं कि उसके डॉक्यूमेंट उन्होंने कहाँ रखे, और कंपनी के पास उनके नॉमिनीज क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको इसको अवॉइड करना है। जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो अपना उसका पूरा रिकॉर्ड आप मेंटेन करें, उसका रिकॉर्ड आप फिजिकल भी मेंटेन करें और उसका रिकॉर्ड आप डिजिटल भी मेंटेन करें। डिजिटल रिकॉर्ड को आप डिजिलॉकर पर या फिर गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो, और उसका एक्सेस, यूज़र नेम, पासवर्ड अपने नॉमिनी की फ़ाइल में आप जो है लगा करके दे सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उस फाइल को एक्सेस कर पाए और सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को प्रोवाइड करा पाए क्लेम लेते वक्त। और फिजिकल डॉक्यूमेंट भी आप अपने घर की अलमीरा में जहाँ पर रखते हैं तो अपने नॉमिनी को और 2-3 और लोगों को इस बारे में ज़रूर बताएं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनको सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाए और वो टाइमली क्लेम कर पाएँ। 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। कई बार जब इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव या फिर सेल्स प्रोफेशनल्स आपको कॉल करते हैं तो आपको कोटेशन या फिर जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या तो फ़ोन पे शेयर करते हैं कन्वेंस करने के लिए, या फिर वो आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई एक्सक्लूजन्स की लिस्ट आपको भेजी, इंक्लूजन की लिस्ट भेजी, या उन्होंने आपको फ़ोन पे बता दिया और कल को आप भूल गए, और आपको कोई ऐसी बीमारी हुई जो इंक्लूड नहीं थी, लेकिन आप उनको बोल रहे हैं कि नहीं ये तो उस टाइम पे आपके नॉमिनी बोल रहे हैं तो उन्होंने बताया था, हम वहीं पे थे, उन्होंने ये चीज़ बताई थी, बट उसका कोई प्रूफ आप दे नहीं पाते। इवन
कई बार आपने देखा होगा वो व्हाट्सएप में कुछ कोटेशंस भेजते हैं या पॉलिसी डॉक्यूमेंट वर्डिंग भेजते हैं, तो आपको उनको बोलना है कि आप उनकी मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपको ईमेल करें। ईमेल से क्या होगा, वो चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाएगी जिसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं कि आपके रिप्रेजेंटेटिव ने पॉलिसी लेते वक्त मुझे ये चीज़ें कमिट करी थी कि ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है, ये फैसिलिटी मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। तो कल को कंपनी ये ना बोल पाए कि ये तो हमने बोला ही नहीं था, क्योंकि आपके पास रिटन कॉन्फर्मेशन है उस चीज़ का। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। छठा पॉइंट है आपको कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस, कंपनी का हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस कह लीजिए या फिर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन डॉक्यूमेंट बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मेरी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, क्या हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पॉलिसी लेते वक्त अगर आप ये चीज़ अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पिक कर पाएंगे। 7th पॉइंट है कि आपको अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइमली आपको पे करना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जाने अनजाने में बाय मिस्टेक पॉलिसी का प्रीमियम मिस हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उस बीच में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि पॉलिसी लैप्स हो चुकी थी, उसका प्रीमियम जमा ही नहीं हुआ था। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, या तो आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी उस पर ऑन कर दीजिए या फिर रेगुलर इंटरवल्स पर आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए, ताकि आपकी पॉलिसी ड्यू होने से कुछ दिन पहले ही आपको रिमाइंडर आ जाए और आप ड्यू डेट से पहले पहले अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर दें। 8th पॉइंट ये है कि आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल्स हमेशा अप टू डेट रखनी है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे हैंडल किए हैं जहाँ पर हम क्लेम नहीं कर पाए लोगों का, क्योंकि उन्होंने अपना नॉमिनी अपडेट नहीं किया था। उसकी डेथ से पहले उसका नॉमिनी की डेथ हो चुकी थी। पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी आप अपना टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें, कभी भी अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को ये लेवरेज ना दे कि फॉर्म वो आपके बिहाफ पर फिल कर दे। अगर वो आपके बिहाफ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस बात के 100% चांसेस हैं कि वो कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, कोई ऐसा मटीरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन छुपा सकते हैं जो पॉलिसी को डिले करा सकती है, प्रीमियम बढ़ा सकती है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप सारी जानकारी अपने हिसाब से भरेंगे, क्योंकि आपको आपके बारे में सबसे ज़्यादा आपको पता होता है। तो कभी भी फॉर्म किसी थर्ड पार्टी से ना भरवाएं, आप फॉर्म खुद फिल करें। 11th पॉइंट नॉमिनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है तो उसकी डेथ भले ही किसी भी वजह से हुई हो तो प्रॉपर डेथ सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है, क्योंकि जब आप डेथ क्लेम करेंगे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का तो आपको डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और अगर किसी एक्सीडेंटल डेथ का वो पार्ट है या फिर कोई ऐसी डेथ है जहाँ पर क्वेश्चनेबल माना जाएगा इस चीज़ को, तो हमेशा आप पोस्टमार्टम भी करवाएं और बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने साथ में रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इंश्योरेंस कंपनी की वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएँ जो एक कंपनी डिमांड करने वाली है। 12th पॉइंट विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मान लीजिए सारी चीज़ें आपने ध्यान दे दी हैं, सारी चीज़ें करने के बाद आपकी पॉलिसी इश्यू हो चुकी है और आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट पहुंचा दिया गया है। अब आपको थॉरोली सारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट दोबारा रीड करना है कि कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं डाल दी इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने जल्दबाजी में, क्योंकि देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म पर फिल कर रहे हैं फिर वो प्रोसेसिंग में जाती है, अंडरराइटिंग में जाती है, उसके बाद वो एनबी डिपार्टमेंट में जाती है, फिर वो पॉलिसी इश्यू होती है। वहाँ भी लोग बैठे होते हैं तो चांसेस है कि उनसे भी गलती हो सकती है। इसलिए आपको थॉरली क्रॉस चेक करना है कि सारी की सारी मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपकी प्रॉपरली फिल करी गई हैं या नहीं करी गई हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वही फिल करी गई हैं जो आपने कंपनी को बताई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी उसमें फिल कर दी हो जो आपने बताई ना, जिसकी वजह से आपका क्लेम फ्यूचर में रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आपकी पॉलिसी इश्यू होने के बाद कई लोग डॉक्यूमेंट पढ़ते भी नहीं है, उसको अलमीरा में संभाल देते हैं, इवन उसको एनवेलप भी नहीं फाड़ते। तो आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट थॉरली चेक करना है, हर एक मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन से लेकर के मॉरल हजार्ड, ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन से लेकर के KYC डिटेल से लेकर के मेडिकल स्टेटमेंट से लेकर के रिकॉर्ड से लेकर के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। सो दीज वर द 12 पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड while buying term insurance policy. If you take care of all these things, if you avoid these mistakes,
I am gonna give you a guarantee that there is no company that can reject your claim. So I hope I was able to make you clear about these mistakes that you need to avoid while buying term insurance. मिलता हूँ कल एक नेक्स्ट एक्साइटिंग सी वीडियो में, लेकिन हाँ उससे पहले एक सिंपल सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि इन 12 पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको कौन सा लगा, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया जो बहुत ज़रूरी था बताना, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें, उसको कमेंट में लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ के वो 13वां या 14वां पॉइंट जो मैंने नहीं बताया हो वो भी उनको समझ में आ जाए। और अपनी राय इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं ताकि मुझे ये पता चले कि मैं आपकी लाइफ में अच्छा कंटेंट लेके आ पा रहा हूँ या नहीं, और YouTube को भी पता चल पाए कि आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो मिलता हूँ कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में टर्म इंश्योरेंस की कुछ और ज़रूरी बातों के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।